A very good evening to one and all. Guys, 2 days back I have posted 2 videos. One is how to attempt for a CBSE exam, for a CBSE board exam, and how to prepare, how to utilize your coming 4 days for your CBSE board preparation. First of all, thank you students, thank you all the subscribers to MSK Physics for your love and support. I've been seeing कि these 2 videos are getting viral day by day. You people are liking the content कि सर जो भी आपने जिस तरीके से भी बताया है कि फाइनल एग्जाम को हमें अटेम्प्ट कैसे करना है, what are the best methods to attempt a theoretical exam, और हम इन 4 दिनों को यूटिलाइज कैसे करें. Thank you all for your love and support. But after this, now the curiosity of students for the exam is increasing day by day कि सर अब आपने हमें ये बता दिया है कि पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है, हमने 4 दिन यूटिलाइज अपने अच्छे से कर लिए हैं. नाउ वी हैव आवर फाइनल डे. दिस इज योर फाइनल डे. दिस डे विल इंश्योर यू हाउ मच यू विल स्कोर इन योर टुमारो एग्जाम. सो बहुत स्टूडेंट मुझसे काफी बार कह रहे थे कि सर फाइनल लैब में, दिस इज द फाइनल लैब गोइंग ऑन, इस फाइनल लैब में हम किस तरीके से किन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर करें टॉपिक वाइज, whether we go for electrostatic first, optic first, communication, derivations को अच्छे से करें, numerical को अच्छे से करें, high order thinking skills को अच्छे से करें. So guys, here I am uploading my final video on for the students that are going to appear for tomorrow CBSE board exam. So here I am posting chapter wise list of important questions for physics CBSE 2017 कि यूनिट वाइज इलेक्ट्रोस्टैट्स में से कौन-कौन सी इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस है जो आप करें, किस टॉपिक के न्यूमेरिकल क्वेश्चन को आपको अच्छे से करना चाहिए, किस तरीके से आपको हर यूनिट में से इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस को कवर अप करना है, डेफिनेशन को कवर अप करना है, न्यूमेरिकल्स को कवर अप करना है. सो हियर I've been dealing with individual chapter or a unit detail. So just go through it. So guys, let's start with the electrostatics first. Guys, now I am dealing with individual unit one by one. With every unit, I'll tell you कि हर यूनिट में से पर्टिकुलरली किन डेरिवेशंस को आप अच्छे से कवर अप करो, किन डेफिनेशंस को आप अच्छे से करो, और किस क्वेश्चन का न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप बूस्ट अप करो. क्योंकि गाइस इस टाइम जितने भी स्टूडेंट हैं सबके माइंड में जो कॉमन क्वेश्चन, यू ऑल विल बी गोइंग थ्रू अ कॉमन क्वेश्चन कि सर इस पर्टिकुलर टाइम पे किस टॉपिक का न्यूमेरिकल क्वेश्चन अच्छे से किया जाए. क्योंकि गाइस न्यूमेरिकल क्वेश्चन एक दिन में सॉल्व नहीं होता है. इस टाइम पे सिर्फ आप अपनी डेरिवेशंस को अच्छे से कवर अप कर सकते हो, जो कि इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है जो आप अब अच्छे से पढ़ो और कल के एग्जाम में वो तुम्हें एज सच फाइनल में क्वेश्चन मिल जाए. सो हियर आई एम डीलिंग विद इंडिविजुअल यूनिट वन बाय वन कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में से कौन-कौन से वो टॉपिक हैं जो फाइनली आपको मस्ट विजिट करने ही चाहिए इस पर्टिकुलर टाइम पे, और जिनके आने की कल एग्जाम में प्रोबेबिलिटी 90 to 100% है. सो गाइस प्लीज लुक ऑन द बोर्ड फॉर डिटेल्स. गाइस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में से जो फर्स्ट डेरिवेशन है, डेरिवेशंस वाला जो क्वेश्चन है जो आपको अच्छे से कवर अप करना है, जो फर्स्ट डेरिवेशन है वो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल ऑन एक्सियल पॉइंट एंड इक्वेटोरियल पॉइंट. गाइस सो आई एम लिस्टिंग, मैं इन टॉपिक्स को बोर्ड पे डिटेल में नहीं कवर अप करूंगा. अगर आपको इन टॉपिक्स को डिटेल में कवर अप करना है, यू कैन गो थ्रू ऑन माय चैनल एंड लुक आउट फॉर दीस वीडियोस. अभी सिर्फ मैं आपको टॉपिक वाइज ये बता रहा हूं कि किस डेरिवेशन को आपको मस्ट ट्राई, इस टाइम पे मस्ट विजिट करना ही चाहिए, सो दैट कल के एग्जाम के लिए ये आपका बेस्ट शॉट हो. सेकंड पार्ट इज, सेकंड डेरिवेशन दैट वी हैव टू कवर इज कांसेप्ट ऑफ common potential and loss of energy on sharing of conductors. And next one is capacitance having dielectric in between. Last one is electric field intensity due to charged wire.
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू फ्लैट शीट. So guys, in electrostats वाला जो हमारा यूनिट है, it is further divided into Coulomb's law and force and field, electric potential, Gauss's theorem and capacitance. So these are the 5 must-visit derivations that you have to do it today, so that the probability of coming these derivations is very up to the mark for your tomorrow CBSE examination. Derivation में electric field intensity dipole की वजह से axial और equatorial point पे आपको क्लियर होनी चाहिए. कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमन पोटेंशियल एंड लॉस ऑफ एनर्जी ऑन शेयरिंग की दो कंडक्टर्स को जब मैं पर्टिकुलरली एक वायर से ज्वाइन कर देता हूं तो वो दोनों किसी एक पोटेंशियल पे आ जाएंगे चार्जेस की डिस्ट्रीब्यूशन के बाद, और कितनी एनर्जी लॉस होगी वो डेरिवेशन. नेक्स्ट वन इज कैपेसिटेंस का डेरिवेशन हैविंग डाइलेक्ट्रिक इन बिटवीन, जो आपका रिजल्ट होता है कैपेसिटेंस इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d माइनस t प्लस t बाय k. ये आपका डाइलेक्ट्रिक स्लैब का डेरिवेशन होगा. कंडक्टिंग स्लैब के लिए रिजल्ट क्या होगा ये आप देख लीजिएगा स्पेशल केस में. और गॉसेस थ्योरम के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ चार्ज वायर और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ फ्लैट शीट. Guys, these are the 5 important derivations that you have to cover must to score well. क्योंकि guys this is the time कि आप किसी नई चीज को नए न्यूमेरिकल को ट्राई करने का रिस्क नहीं ले सकते हो, क्योंकि न्यूमेरिकल कल के एग्जाम में आपसे सिर्फ तभी बनेगा अगर आपने थ्रू आउट द ईयर अपने न्यूमेरिकल क्वेश्चन पे वर्कआउट किया है. फॉर द लास्ट डे स्ट्रेटजी, चाहे एक स्कॉलर स्टूडेंट है, चाहे वो एवरेज स्टूडेंट है, चाहे वो वीक स्टूडेंट है, इस टाइम मेरा जो आपसे सजेशन रहेगा, प्लीज इस टाइम न्यूमेरिकल पोर्शन पे इतना ध्यान मत दो, क्योंकि न्यूमेरिकल पोर्शन चाहे वो एक टॉपर है, चाहे वो एवरेज है, चाहे वो वीक है, न्यूमेरिकल कल के एग्जाम में आपसे सिर्फ तभी बनेगा अगर आपने न्यूमेरिकल पोर्शन को अच्छे से थ्रू आउट द ईयर कवर अप किया. बट ऑन द अदर हैंड दीज आर द सम ऑफ द डेरिवेशंस जो एक अच्छे स्टूडेंट को, एक एवरेज स्टूडेंट को, एक वीक स्टूडेंट को भी अच्छे से माइंड में रिटेन करनी पड़ती है. गाइस डेरिवेशन के साथ ये पॉइंट है कि इनको एग्जाम में अटेम्प्ट करने के लिए आपकी रिटेनिंग पावर अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि डेरिवेशन अगर कोई अच्छे से अच्छा भी स्टूडेंट है, अगर वो डेरिवेशन आज नहीं देख पाता है, कल के एग्जाम में अगर इक्वेटोरियल पॉइंट की डेरिवेशन आ गई, अगर उसको ये ना पता चला कि इस डेरिवेशन को स्टार्ट कैसे करना है, तो ये पूरे के पूरे अपने 5 मार्क्स इस क्वेश्चन में वो स्टूडेंट खो देगा. तो गाइस इस टाइम मेरी आपसे सिर्फ इतनी सजेशन है कि जो मैं आपको लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रहा हूं यूनिट वाइज, प्लीज इसको अच्छे से गो थ्रू हो. दीज आर द सम ऑफ द डेरिवेशंस. अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको न्यूमेरिकल पोर्शन कवर अप करना है, न्यूमेरिकल पोर्शन आपको इलेक्ट्रोस्टैट से कवर अप करना है, न्यूमेरिकल पोर्शन के लिए आप कैपेसिटर्स के सीरीज पैरेलल के कॉम्बिनेशंस एक बार ट्राई कर सकते हो, मल्टीपल डाइलेक्ट्रिक सिस्टम्स के क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हो. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट गाइस, कुछ अगर मैं सीबीएसई के कुछ सैंपल पेपर्स की बात करूं, बिकॉज़ आई हैव बीन डिस्कसिंग since last 1 month I have been discussing some of the sample papers with my student. We have covered almost 20 to 30 sample papers. I have discussed many of the sample papers with my good student. तो ये जो मैं आपको लिस्ट बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, ये उन्हीं में से पिक आउट किए गए हैं कि जो क्वेश्चंस रिपीटेटिव फॉर्मेट में रिपीट हो रहे हैं, उन क्वेश्चंस को ये आने की प्रोबेबिलिटी कल के एग्जाम में बहुत ज्यादा है, तो इनको आप अच्छे से कवर अप कीजिए. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर मैं सीबीएसई के फाइनल एग्जाम की बात करूं, जो मैंने ट्रेंड फॉलो की है, अपार्ट फ्रॉम द डेरिवेशंस, डेफिनेशंस, कुछ मिसलेनियस थिंग्स हैं. मिसलेनियस थिंग्स में आ जाती हैं आपके डायमेंशनल फार्मूलाज और ग्राफ्स. गाइस प्लीज इस बात को ध्यान से सुनिए, ग्राफ्स और डायमेंशनल फार्मूला के क्वेश्चन सीबीएसई के लास्ट ईयर में बहुत रिपीटेड हो रहे हैं. फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोस्टैट्स में जो कुछ टर्म्स हैं, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कैपेसिटेंस, और गॉसेस के जो रिजल्ट्स हैं, लैम्डा, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी, इनके एसआई यूनिट्स और इनके डायमेंशंस को प्लीज आप एक बार गो थ्रू होके जाइएगा, क्योंकि ये फ्री के मार्क्स हैं जो 1-1, 2-2 नंबर में आएंगे. लाइक कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के एसआई यूनिट्स क्या हैं, डायमेंशंस क्या होंगे, कैपेसिटेंस के एसआई यूनिट्स क्या हैं, डायमेंशंस क्या होंगे, एसआई यूनिट्स और डायमेंशंस के फिजिकल क्वांटिटीज के प्लीज आप अच्छे से गो थ्रू होइए. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर मैं ग्राफ्स की बात करूं, इलेक्ट्रोस्टैट में आपने 2 ग्राफ्स बहुत अच्छे से कवर अप किए होंगे कि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस. अगर मैं हॉलो शेल की बात करूं, हॉलो मेटालिक शेल का जो इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ होता है, दैट इज दिस. एंड अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ करूं सॉलिड स्फीयर का, दिस इज लाइक दिस. तो गाइस
इस टॉपिक को आप थोड़ा डिटेल में, मतलब ये तो ग्राफ्स वाला क्वेश्चन है गाइस, ये फ्री के मार्क्स हैं। 2 नंबर में पूछ लिया जाएगा प्लॉट अ ग्राफ showing the variation of electric field versus distance for a hollow shell, electric field versus distance for a solid sphere। तो जो कुछ मेरे माइंड में ऑन द पॉइंट स्ट्राइक कर रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ, उनको मैं बोर्ड पे डिस्कस कर रहा हूं। बट अपार्ट फ्रॉम दैट इन चीजों को आप थोड़ा अच्छे से डिटेल में देख लीजिए, क्योंकि ये पॉइंट, ये लैब फाइनल लैब चल रहा है। आप अगर हर यूनिट को भी 1 घंटा दे देते हो, फाइनल आपके 10 यूनिट्स आ रहे हैं, तो अब से लेके कल मॉर्निंग तक अगर आप किसी भी तरीके से 7 या 8 घंटे स्पेयर करके इन टॉपिक्स को अच्छे से कवर अप कर लेते हो, then these topics will be beneficial for you. Fine. So this is all about electrostatics. Now let's start with the current electricity part. Guys, for current electricity, the important derivations for tomorrow exams is, first is relationship between current density J vector and drift velocity. Guys, this is the one of the most important derivation for tomorrow exam, that what's the relationship between current density and drift velocity. Again the term current density, अगर आप इस derivation को डिटेल में करोगे then you will come to know कि current is a scalar quantity but current per unit area, current density is a vector quantity। current density के units क्या होते हैं, current density के dimensions क्या होते हैं। तो guys इस टाइम मेरी सजेशन यही रहेगी, जब भी आप डेरिवेशन को, किसी डेरिवेशन को अच्छे से कवर अप करते हो, जो भी उस डेरिवेशन में फिजिकल क्वांटिटी अपीयर हो रही है, प्लीज उसके यूनिट्स और डायमेंशन को अच्छे से कवर अप कर लीजिए, क्योंकि उस डेरिवेशन में से आपके 1-2 नंबर के क्वेश्चन यूनिट्स डायमेंशंस के बहुत अच्छे से कवर अप हो जाएंगे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यू हैव टू कवर cells in series, cells in parallel, and after that Wheatstone bridge। next one is potentiometer। guys, so derivation wise these 4 topics are really very important, कि जो आपको इस टाइम पे मस्ट विजिट करने ही करने हैं। you must go through these topics for scoring well in tomorrow exam। cells in series और cells in parallel में करंट का एक्सप्रेशन की, जब number of same identical cells are connected in series, तो उस केस में करंट का एक्सप्रेशन क्या होगा, पैरेलल के केस में करंट का एक्सप्रेशन क्या होगा, व्हीटस्टोन ब्रिज के केस में व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंसिंग कंडीशन। और गाइस पोटेंशियोमीटर, आई एम राइटिंग स्टार हियर, पोटेंशियोमीटर इज द वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेटिव फॉर्मेट क्वेश्चन फॉर सीबीएसई बोर्ड 2017 फॉर tomorrow exam। guys पोटेंशियोमीटर की हमारी फर्दर 2 एप्लीकेशंस होती हैं। फर्स्ट वन इज कंपैरिजन ऑफ EMF of 2 cells and next one is to measure internal resistance। guys these are the 2 important derivations। पोटेंशियोमीटर का आपको क्वेश्चन कल के फाइनल एग्जाम में मोस्ट प्रोबेबली जरूर मिलेगा कि पोटेंशियोमीटर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, हाउ अ पोटेंशियोमीटर इज यूज्ड टू कंपेयर द EMF of 2 cells, हाउ अ पोटेंशियोमीटर इज यूज्ड टू मेजर द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। गाइस अगर ये क्वेश्चन आपको आता है तो आप कल इसको कल के एग्जाम में बहुत अच्छे से अटेंड कर दोगे। बट जो स्टूडेंट, जो भी कैंडिडेट्स, जो भी सब्सक्राइबर मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर ये टॉपिक आपने नहीं कवर अप किया हुआ तो गाइस प्लीज गो थ्रू इट फ्रॉम माय वीडियो। आई हैव अपलोडेड अ वीडियो फॉर पोटेंशियोमीटर, इट्स अबाउट 40 मिनट्स ड्यूरेशन। आप अगर इन 40 मिनट्स को अच्छे से यूटिलाइज कर लेते हो, हाउ व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ अ पोटेंशियल, हाउ अ पोटेंशियोमीटर कैन बी यूज्ड टू कंपैरिजन ऑफ EMF of 2 cells एंड हाउ अ पोटेंशियोमीटर इज यूज्ड टू कैलकुलेट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, ये आपके कल के एग्जाम में बहुत स्कोरिंग मार्क्स हो सकते हैं। सो दीस आर द सम ऑफ द डेरिवेशंस। अब अगर मैं न्यूमेरिकल्स की बात करूं गाइस,
करंट इलेक्ट्रिसिटी में अगर जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जो आपको अभी कवर अप कर लेना चाहिए न्यूमेरिकल में, फर्स्ट ऑफ ऑल कलर कोडिंग। गाइस कलर कोडिंग आप सबके लिए बहुत इजी टॉपिक रहा होगा, फ्री के मार्क्स रहते हैं कलर कोडिंग में, बट कलर कोडिंग में भी थोड़ी बहुत कंफ्यूजन हो जाती है, जैसे बीबी रॉय फर्स्ट बी ब्लैक है या ब्राउन है, तो इन छोटे मोटे कंफ्यूजन को आप थोड़ा थोड़ा क्लियर करिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि जल्दबाजी में कल ये क्वेश्चन आप गलत कराओ। कलर कोडिंग फ्री के मार्क्स होते हैं, सबको आते होते हैं, कलर कोडिंग को आप अच्छे से कवर अप कर दीजिए न्यूमेरिकल्स के लिए। और केसीएल केवीएल नेटवर्क्स, केसीएल केवीएल के न्यूमेरिकल्स आप अच्छे से कवर अप देख लीजिएगा एक बार, क्योंकि अगर आपको रूल्स क्लियर है केसीएल केवीएल के क्वेश्चन बन जाता है। जिनको रूल्स अच्छे से नहीं क्लियर, आई हैव अपलोडेड अ वीडियो ऑन हाउ टू अटेम्प्ट द केसीएल केवीएल न्यूमेरिकल 10 to 12 मिनट्स की वीडियो है। अगर आप रूल्स को गो थ्रू कर लेते हो तो केसीएल केवीएल का न्यूमेरिकल बनने की प्रोबेबिलिटी अच्छी हो जाती है। एंड अपार्ट फ्रॉम दीस न्यूमेरिकल्स जो ग्राफ्स वाला क्वेश्चन है गाइस, करंट इलेक्ट्रिसिटी के ग्राफ्स बहुत इंपॉर्टेंट है टेम्परेचर बेस पे, कि रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी करता है, कंडक्टेंस टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी करता है, कंडक्टिविटी टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी करती है, रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी करती है। गाइस जैसे कि आपको पता ही है कि रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर, तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस वर्सेस टेम्परेचर का हमारा ग्राफ इस तरीके से होगा। ऑन द अदर हैंड वी नो कि अगर हमारा रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ इंक्रीज हो रही है तो वही ऑन द अदर हैंड कंडक्टेंस हमारा टेम्परेचर के साथ डिक्रीज होगा। वही अगर हम G वर्सेस T ग्राफ प्लॉट करें तो इट वुड बी लाइक दिस। तो गाइस करंट इलेक्ट्रिसिटी क्वेश्चन में से, करंट इलेक्ट्रिसिटी इज अ वेरी वास्ट यूनिट, करंट इलेक्ट्रिसिटी का न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत स्ट्रांग है। अगर आप अभी एक न्यूमेरिकल कवर अप करने बैठोगे देन इट विल टेक वेरी लॉन्ग टाइम। तो इस पर्टिकुलर टाइम पे जो मस्ट विजिट टॉपिक्स है, आप एक बार इस डेरिवेशन को बहुत अच्छे से कवर अप कीजिए, रिलेशनशिप बिटवीन करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, सेल्स इन सीरीज सेल्स इन पैरेलल को आप एक बार अच्छे से कवर अप कर लीजिएगा। व्हीटस्टोन ब्रिज तो कवर अप करना है ही है, अगर आपको केसीएल के लिए रूल्स क्लियर है व्हीटस्टोन ब्रिज आप अच्छे से कवर अप कर लोगे। अपार्ट फ्रॉम दैट पोटेंशियोमीटर को गाइस प्लीज अच्छे से कवर अप कीजिए, पोटेंशियोमीटर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर टुमारोज एग्जाम। एंड ग्राफ वाइज एक बार ग्राफ को देख लीजिएगा, रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी करती है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन में कलर कोडिंग आपको और केसीएल के लिए न्यूमेरिकल्स आप एक बार देख सकते हैं। फाइन, ओके। सो आफ्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी क्वेश्चन लेट्स गो फॉर magnetic effects of current and magnetism, that is unit 3. Guys, for unit number 3, first topic, first important topic for tomorrow's exam is motion of charged particle in magnetic field. मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, कि अगर कोई हमारा चार्ज पार्टिकल है वो मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है, whether it enters parallel to the direction of magnetic field, whether it enters anti-parallel to the direction of magnetic field, वो perpendicularly एंटर करता है, at any angle एंटर करता है। ये चार केसेस हैं स्टूडेंट, इन चार केसेस को आप एक बार बहुत अच्छे से कवर अप कर लीजिएगा कि चार्ज पार्टिकल एंटर्स, एक बार मैं क्विक रिव्यू दे देता हूं। मैंने कहा चार्ज पार्टिकल एंटर्स पैरेलल और एंटी पैरेलल टू द यूनिफॉर्म डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, देन इट विल एक्सपीरियंस जीरो फोर्स। 90 डिग्री के केस में वो सर्कुलर मोशन में एग्जिबिट करता है, दैट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ अ साइक्लोट्रॉन। और एट एनी एंगल वो हमारा हेलिकल पाथ कवर अप करता है। गाइस ये क्वेश्चन जब अगर आप डेरिवेशन को कवर अप करोगे तो इस टॉपिक के थ्रू जो न्यूमेरिकल आता है, रेडियस का एक्सप्रेशन r = mv/qb, काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन हाफ q स्क्वायर b स्क्वायर r स्क्वायर बाय m, ये भी गाइस न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप इस टॉपिक को 5 या 10 मिनट देते हो तो इस टॉपिक से आपकी डेरिवेशन भी अच्छे से कवर अप हो जाएगी, डेरिवेशन भी और न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आपका साउंड हो जाएगा इस टॉपिक में से। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। द नेक्स्ट टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम मैग्नेटिज्म इज नो डाउट वन एंड ओनली साइक्लोट्रॉन। अगर आप मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड कर रहे हो तो उसके बाद साइक्लोट्रॉन में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। साइक्लोट्रॉन गाइस एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो
सबके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, whether you are a 90 percentile student, whether you are 80 percentile student, whether you are 60 percentile student. Guys, अब मेरे इस बात को बहुत ध्यान से सुनिए, जो भी आपका डिवाइस है, चाहे वो साइक्लोट्रॉन है, चाहे वो ट्रांसफार्मर है, चाहे वो डीसी एसी जनरेटर है, चाहे वो रेक्टिफायर है, व्हाटएवर डिवाइस इट कुड बी, आपको उस डिवाइस के अच्छे से लेबल डायग्राम बनानी पड़ेगी, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा, उसकी लिमिटेशंस लिखनी पड़ेंगी, उसके कंक्लूजंस लिखने पड़ेंगे, उसके यूजेस लिखने पड़ेंगे टू अटेम्प्ट टू गो थ्रू 4 marks. If you want to score 4 out of 4 or 5 out of 5 in a very lengthy question, आपको उस accordingly attempt करना पड़ेगा. इन सब पॉइंट्स को मैं अपनी how to attempt for a CBSE बोर्ड एग्जाम में बहुत डिटेल में कवर कर चुका हूं, but still I am repeating this point again because tomorrow is your final lab. Guys, अपने क्वेश्चन फॉर एग्जांपल अगर आपको साइक्लोट्रॉन आ जाता है, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है सीबीएसई इन क्वेश्चंस को जानबूझ के डालती है बिकॉज़ ही नो कि साइक्लोट्रॉन हर बच्चा अटेम्प्ट करेगा ही करेगा, बट ही वांट टू नो योर स्ट्रेटजी कि आप उस पर्टिकुलर डिवाइस को अटेम्प्ट कैसे कर रहे हो. अगर आपको साइक्लोट्रॉन आता है, यू मस्ट राइट इट प्रिंसिपल, इट इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड फॉर एक्सेलरेटिंग द चार्ज पार्टिकल. फिर इसकी एक लेबल्ड डायग्राम बनाओ. लेबल्ड डायग्राम ऐसी होनी चाहिए गाइस, क्योंकि मेन जो आपके डिवाइस में फुल फ्लैश 5 मार्क्स के क्वेश्चन में जो आपके एग्जाम जितने मार्क्स आप डिजर्व करते हो, दैट इज ओनली फॉर अ लेबल डायग्राम. तो डायग्राम शुड बी लेबल्ड इन दैट पर्टिकुलर वे दैट इट इंप्रेसेस योर टीचर सो दैट आपको उस एग्जाम में अच्छे मार्क्स मिले. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट साइक्लोट्रॉन के मैथमेटिकल एक्सप्रेशन R = mv/qb, काइनेटिक एनर्जी के एक्सप्रेशन ½ q² v² m, रोल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड रोल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन इट. अगर कुछ ग्राफ बन सकता है तो वो ग्राफ बनाइए और लिमिटेशंस पे जाके एंड कीजिए. तो इस बात का जरूर ध्यान रखिए, कोई भी अगर आपको फुल मार्क्स का क्वेश्चन आता है उसको एक स्ट्रेटजी के साथ स्ट्रेटजी के साथ अटेम्प्ट कीजिए रादर देन कुछ भी लिखने से. नेक्स्ट वन इज force between two parallel straight conductors. Guys, very important derivation, force between two parallel straight conductors. कि अगर हमारे पास दो पैरेलल वायर हैं, इस केस में हमारा फोर्स पर यूनिट लेंथ का एक्सप्रेशन आता है μ0/4 pi 2I1 I2 by d, where d is the distance between the two wires and I1 and I2 be the magnitudes of current in between them. इस डेरिवेशन को प्लीज गाइस बुक से कवर अप कर लीजिएगा. मेरे अकॉर्डिंग ये कल के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, फोर्स पर यूनिट लेंथ बिटवीन टू पैरेलल स्ट्रेट कंडक्टर्स. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट your moving coil galvanometer. Next is conversion of galvanometer into ammeter. ये भी conversion of galvanometer into ammeter and conversion of galvanometer into voltmeter. Conversion of galvanometer into ammeter is most important. इसको go through होइएगा एक बार अच्छे से. ये है आपका मैग्नेटिक वेक्टर्स ऑफ करंट. बैक-सावर्ट लॉ भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. अगर आपके पास टाइम हो, क्योंकि बैक-सावर्ट लॉ टाइम कंज्यूमिंग टॉपिक है, अगर आपको बैक-सावर्ट लॉ पहले अच्छे से क्लियर है तभी आप इस टाइम इसको गो थ्रू होइएगा. अगर पहले से नहीं क्लियर तो इस टाइम आप उसको छोड़ सकते हैं. बैक-सावर्ट लॉ के बाद बैक-सावर्ट लॉ कवर करने के बाद जो टॉपिक्स आती है आपके अर्थ मैग्नेटिज्म और मैग्नेटिक मटेरियल्स में से डायमैग्नेटिक मटेरियल्स, पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स एंड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स. एंड नेक्स्ट वन इज हिस्टेरेसिस कर्व. गाइस, ये दो टॉपिक ऐसे हैं, अगर कोई बच्चे ने पूरा साल नहीं भी पढ़े आप इनको गो थ्रू हो सकते हो, क्योंकि इन दो टॉपिक्स में क्रैमिंग क्वेश्चन ज्यादा है. डायमैग्नेटिक मटेरियल्स की प्रॉपर्टी, क्योंकि ये बहुत रिपीटेटिव क्वेश्चन है कि डायमैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होती हैं, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक और हिस्टेरेसिस कर्व. गाइस, इन टॉपिक्स को दीस आर द सम ऑफ द टॉपिक्स इंपॉर्टेंट फॉर फ्रॉम यूनिट नंबर 3 मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट. Now, after your unit number 3 magnetic effects of current, let's jump to electromagnetic induction and alternating current. EMI and AC. Guys, EMI and AC में से जो मेजर टॉपिक हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको कवर अप करने हैं, that is eddy currents, jumping disk experiment,
applications of eddy currents. Guys, एडी करंट्स की डेफिनेशन आपको अच्छे से क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। जंपिंग डिस्क एक्सपेरिमेंट इंड्यूस करंट की वजह से जो डिस्क हमारी हवा में उड़ जाती है वो एक्सपेरिमेंट। एप्लीकेशंस ऑफ एडी करंट्स के दो तीन नाम हैं, डेड ब्रिज गैल्वेनोमीटर, इंडक्शन मोटर, इंडक्शन फर्नेस, स्पीडोमीटर, ये तीन चार नाम है जो आपको पता होने चाहिए क्योंकि एक नंबर में सीबीएसई डायरेक्टली पूछ देती है व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ एडी करंट। सो दीस आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आफ्टर दैट योर ट्रांसफार्मर with numerical। गाइस ट्रांसफार्मर का हमारा बेसिक न्यूमेरिकल फॉर्मूला होता है ES upon EP equal to NS upon NP equal to IP upon IS equal to K। AC generator, after that RLC series circuit with resonance, and after that LC oscillations, Q factor, power factor, wattless current। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और अल्टरनेटिंग करंट में से एडी करंट एक्सप्लेन कर चुका हूं। ट्रांसफार्मर इज वन ऑफ द इजीएस्ट एंड वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर टुमारो एग्जाम। ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। लेबल्ड डायग्राम आपको बनानी आनी चाहिए। ट्रांसफार्मर में सिग्नल कैसे स्टेप अप और स्टेप डाउन होता है। ट्रांसफार्मर का न्यूमेरिकल ज्यादा टफ नहीं होता, सिंपल ही फार्मूला है ES upon EP induced EMF in secondary upon induced EMF in primary, number of secondary, number of primary, current in primary, current in secondary, induced current in primary, induced current in secondary equal to K, your transformation ratio। गाइस ट्रांसफार्मर का न्यूमेरिकल इजीली बन जाता है अगर आपने पूरा साल अच्छे से कवर अप किया है या नहीं। ट्रांसफार्मर का न्यूमेरिकल एक बार जरूर देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कल के एग्जाम के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट RLC सीरीज सर्किट, एक रेजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर तीनों सीरीज में लगे इसी सोर्स के साथ, कितना करंट होगा, कितना इंपीडेंस होगा। ग्राफ RLC सीरीज सर्किट का, LC ऑसिलेशंस इंपॉर्टेंट फॉर टुमारो, Q फैक्टर, पावर फैक्टर और वॉटलेस करंट की सिर्फ डेफिनेशंस कीजिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दो नंबर में Q फैक्टर क्या होता है, पावर फैक्टर क्या होता है और वॉटलेस करंट के बारे में थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट list of important questions of electromagnetic induction and alternating current. Now let's jump to next unit, electromagnetic waves। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में से गाइस प्रॉपर्टीज ऑफ EM waves, apart from that your Ampere's circuital law, inconsistency of ACL, and ACL stand for Ampere's circuital law, and after that मैक्सवेल ने इस लॉ को कैसे मॉडिफाई किया, मैक्सवेल्स मॉडिफिकेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर टुमारो, न्यूमेरिकल ऑन Ex equal to E0 sin kx minus omega t। कोई भी आपको एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जाती हुई देखी जाएगी, उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी है, k फैक्टर कितना है, किस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, पीक वैल्यू कितनी है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की। ये फ्री के न्यूमेरिकल होते हैं गाइस, इसको अच्छे से कवर अप कर लीजिएगा। आफ्टर दैट एक बार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को गो थ्रू हो जाइएगा। कॉस्मिक रेज, एक्स रेज, गामा रेज, इंफ्रारेड रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, रेडियो वेव्स, इन सब वेव्स का फ्रीक्वेंसी रेंज कितना है और इन सब वेव्स की यूजेस क्या है। गाइस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को प्लीज आज गो थ्रू कर लीजिए क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बेस पे आपको कल के एग्जाम में क्वेश्चन जरूर मिलेगा कि नेविगेशन के लिए, रडार कम्युनिकेशन के लिए कौन सी वेव्स यूज होती हैं, उनका फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम क्या है, बैंडविड्थ क्या है और इसके अलावा वेवलेंथ की रेंज क्या है और माइक्रोवेव ओवन किस प्रिंसिपल में वर्क करता है, माइक्रोवेव ओवन में कौन सी वेव्स यूज होती हैं, उनका बैंडविड्थ कितना है, फ्रीक्वेंसी रेंज क्या है, वेवलेंथ रेंज क्या है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को गो थ्रू अच्छे से करिएगा और आफ्टर दैट दीस आर द सम ऑफ द 4 टॉपिक्स फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। नाउ नेक्स्ट लेट्स जंप टू dual nature of matter and radiation।
डुअल नेचर गाइस, डुअल नेचर में से फर्स्ट टॉपिक आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन को बहुत अच्छे से कवर कीजिएगा। h nu equal to h nu naught plus half m v square। इस टॉपिक की थ्योरी एज वेल एज न्यूमेरिकल ऑन दिस टॉपिक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर टुमारो एग्जाम। आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन की थ्योरी को अच्छे से कवर अप कीजिए। न्यूमेरिकल पोर्शन भी इसका न्यूमेरिकल फार्मूला बेस्ड होता है और बहुत इंपॉर्टेंट है। आफ्टर दैट फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट स्टडी, फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंटल स्टडी कि अगर आप किसी भी लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ा रहे हो, फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहे हो, काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा रहे हो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बढ़ा, काइनेटिक एनर्जी कैसे वेरी करेगी, स्टॉपिंग पोटेंशियल के साथ वेरिएशंस, फोटो करंट कैसे डिपेंड करता है इंटेंसिटी पे, फ्रीक्वेंसी पे, नंबर ऑफ फोटॉन्स पे, ये आप अच्छे से कवर अप कीजिएगा। इसी के साथ लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन आपके इसी में कवर अप होंगे गाइस कि फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंटल स्टडी क्या है और लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इसी में कवर अप होंगे। ग्राफ्स मोस्ट इंपॉर्टेंट कि जो तुम्हारा फोटो करंट है आई वो इंटेंसिटी के साथ कैसे डिपेंड करेगा, फोटो करंट आपका फ्रीक्वेंसी के साथ कैसे डिपेंड करेगा, फोटो करंट आपका पोटेंशियल के साथ कैसे डिपेंड करेगा। गाइस एज यू नो इंटेंसिटी जैसे जैसे आप इंटेंसिटी बढ़ाओगे फोटो करंट डायरेक्ट प्रोपोर्शनल में लिंक करता है, बिहेव करता है, फ्रीक्वेंसी के इंडिपेंडेंट होता है। स्टॉपिंग पोटेंशियल पहले आप बढ़ाते हो, पहले आप स्टॉपिंग पोटेंशियल को बढ़ाओगे फोटो करंट बढ़ता है, एक पॉइंट ऐसा आता है जिसके बाद वो कांस्टेंट हो जाता है। सो स्टॉपिंग पोटेंशियल का कांसेप्ट तो इन ग्राफ्स को एक बार आप अच्छे से कवर अप कर लीजिएगा। डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन के बहुत इंपॉर्टेंट है ये ग्राफ्स। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो आपके इसके बाद छोटे-मोटे टॉपिक्स हैं, डी ब्रुगली वेव इक्वेशन, लैम्डा इक्वल टू h अपॉन mv की डेरिवेशन और लैम्डा इक्वल टू 12.27 अपॉन रूट v। आर्मस्ट्रांग के बेस पे अगर आपको मिलेगा न्यूमेरिकल डायरेक्टली मिलेगा कि आपको पोटेंशियल दे रखा होगा 10 वोल्ट या 100 वोल्ट, डी ब्रुगली वेवलेंथ कितनी होगी डायरेक्टली आप न्यूमेरिकल में फार्मूला में वैल्यू डालोगे आपको आंसर मिल जाएगा। Now after this dual nature of matter and radiation, let's jump to concept of atoms and nuclei. Guys, atoms and nuclei में से रदरफोर्ड का अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट आप एक बार देख लेना, बट जो थॉमसन मॉडल छोड़ दीजिएगा, थॉमसन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बनते हैं। बोहर्स की थ्योरी को आप अच्छे से कवर अप कीजिए। बोहर्स थ्योरी कि बोहर के पोस्टुलेट क्या थे, बोहर की लिमिटेशंस क्या थी, बोहर रेडियस का एक्सप्रेशन, बोहर की वेलोसिटी का एक्सप्रेशन, काइनेटिक एनर्जी का, टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन, ये आप अच्छे से बोहर थ्योरी में से टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन की डेरिवेशन आपको अच्छे से कवर अप होनी चाहिए। En equal to -13.6 upon n square इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये डेरिवेशन आपकी बहुत अच्छे से कवर अप होनी चाहिए। स्पेक्ट्रल सीरीज गाइस, फॉर टुमारो's एग्जाम्स most probably you will get a question from atoms is spectral series। स्पेक्ट्रल सीरीज में आपका कि अगर इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में जंप करता है कितनी वेवलेंथ एमिट करेगा, सेकंड ऑर्बिट से सेवंथ ऑर्बिट पे लेके जाना है कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पास्चर, ब्रैकेट, टिफट, हम्फ्रे, इन सीरीज के न्यूमेरिकल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से कवर अप कर लीजिएगा स्पेक्ट्रल सीरीज को। एंड न्यूक्लियर में से बस रेडियो एक्टिविटी वाला क्वेश्चन आप अच्छे से कवर अप कर लीजिए। रेडियो एक्टिविटी और न्यूक्लियर फोर्सेस, न्यूक्लियर फोर्सेस क्या होती हैं और न्यूक्लियर फोर्सेस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। और अगर आपको टाइम मिलता है तो एक बार बाइंडिंग एनर्जी एंड मास डिफेक्ट को भी अच्छे से कवर अप कर सकते हैं। दीज आर द सम ऑफ द इंपॉर्टेंट गाइस। ये टॉपिक ज्यादा टफ नहीं है, इनको अगर आप एक बार बुक से गो थ्रू हो रहे हो मोर देन इनफ है कल के एग्जाम के लिए, क्योंकि दीज आर द पार्ट ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स के क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं बनता है, बट आपको ये क्लियर होना चाहिए कि अगर ये क्वेश्चन आपके पास, मैं इन टॉपिक्स को बुक से गो थ्रू होने के लिए कह रहा हूं क्योंकि कल एग्जाम में बैठ के आपको सोचना ना पड़े यार बाइंडिंग एनर्जी और मास डिफेक्ट आ गए, क्वेश्चन को स्टार्ट कहां से करूं। बुक से गो थ्रू होने का मतलब है यू शुड बी क्रिस्टल क्लियर इन योर माइंड कि कल के एग्जाम में अगर मास डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी आ रहा है तो मुझे पहले डेफिनेशन लिखनी है, फिर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखना है, फिर लॉजिक लिखना है, दैट्स इट। डायग्राम जहां पे बनता है वहां पे जरूर बनाइए, डायग्राम जहां पे नहीं बनता वहां पे फ्लो चार्ट के थ्रू, लाइंस के थ्रू, जो भी अपनी सैंपल डायग्राम्स के थ्रू गाइस एग्जामिनर को जरूर समझाइए। मैं फिर बता चुका हूं कि
किसी भी थ्योरेटिकल एग्जाम में आपके कितने मार्क्स आने हैं वो आपकी ओवरऑल स्टडी मेथोडोलॉजी पे तो डिपेंड करता है, बट आपकी राइटिंग स्किल्स पे बहुत डिपेंड करता है कि आपने एग्जाम में किस बेस पे अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है। तो अपनी राइटिंग स्किल्स पे जरूर वर्कआउट कीजिएगा। जहां पे डायग्राम बन रहा है वहां पे जरूर बनाइए, जहां पे डायग्राम नहीं बन रहा अपने अपने आंसर को मैथमेटिकल एक्सप्रेशन या फ्लो चार्ट्स के थ्रू जरूर जस्टिफाई कीजिए। एंड विदाउट टेकिंग योर मच टाइम, आफ्टर एटॉमिक न्यूक्लियर the portion important from semiconductors is semiconductors से guys important depletion region and potential barrier, depletion region and potential barrier, rectifiers, special purpose diodes में Zener, photo और LED and transistors। Guys, from semiconductors the important portion is depletion region और potential barrier में diffusion और drift का process कैसे होता है, वो टॉपिक। रेक्टिफायर्स की वर्किंग एक बार डिटेल में कवर अप कर लेना, फुल वेव रेक्टिफायर, सैंडविच ट्रैप और ब्रिज। स्पेशल गाइस, मैंने जितने भी सैंपल पेपर्स डिस्कस किए हैं फ्रॉम द लास्ट 3 और 4 ईयर सैंपल पेपर्स, स्पेशल पर्पस डायोड से क्वेश्चन नहीं बना है, नहीं आया हुआ। ज़ीनर डायोड की वर्किंग होगी, फोटो डायोड हो गया, एलईडी हो गया। तो कल के एग्जाम के लिए गाइस ज़ीनर डायोड और फोटो डायोड और एलईडी को प्लीज अच्छे से कवर अप कीजिएगा, क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे इंट्यूशन हो रही है कि स्पेशल पर्पस डायोड से कल के एग्जाम में क्वेश्चन जरूर बनने वाला है। ज़ीनर डायोड की वर्किंग कंडीशन क्या है ये याद रखिएगा। ज़ीनर डायोड हमेशा रिवर्स बायस में ऑपरेट करता है और ज़ीनर डायोड का काम होता है एज अ वोल्टेज स्टेबलाइजर। फोटो डायोड भी रिवर्स बायस में ऑपरेट होता है, एलईडी फॉरवर्ड बायस में बिहेव करता है, यूज होता है लाइट इमिटिंग डायोड। अगर आपको बुक से स्पेशल पर्पस डायोड्स करने में प्रॉब्लम हो रही है, वीडियो आई हैव अपलोडेड अ वीडियो ऑन स्पेशल पर्पस डायोड, 40 to 45 मिनट्स की वीडियो है, जरूर एक बार कवर अप कीजिए, इस टाइप पे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एग्जाम के लिए ट्रांजिस्टर से तो गाइस क्वेश्चन आपको फाइनली मिलेगा ही मिलेगा। वर्किंग ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर इन सीई या सीबी कॉन्फ़िगरेशन। गाइस ट्रांजिस्टर तो लाइटली मत लीजिएगा, ट्रांजिस्टर एक ऐसा क्वेश्चन है क्योंकि मैं भी अपने स्टूडेंट्स को बहुत डिटेल में करा चुका हूं, बट स्टिल एग्जाम में जाके वो अच्छे से अटेम्प्ट नहीं कर पाते। जो इंपॉर्टेंट डिवाइसेस हैं, ट्रांजिस्टर, रेक्टिफायर, ट्रांसफार्मर, पहले से ही अपने माइंड में प्री प्लान रहिए कि कल के एग्जाम में आ रही है, आपको अटेम्प्ट कैसे करना है। एमीटर बेस कलेक्टर की वर्किंग क्या होती है, फॉरवर्ड बायसिंग कैसे करनी है, एमीटर बेस जंक्शन की, कलेक्टर बेस जंक्शन की रिवर्स बायसिंग कैसे करनी है, डायग्राम आपको कैसा बनाना है, थ्योरी कितनी लिखनी है, साइकिल जरूर बना के आइएगा ट्रांजिस्टर में कि इनपुट अगर मैं छोटा सिग्नल दे रहा हूं आउटपुट पे मुझे बड़ा सिग्नल मिलेगा। कॉमन एमीटर्स एम्पलीफायर है तो रिप्लेस रिवर्स होके मिलेगा, इसको आप बहुत अच्छे से कवर अप कीजिएगा। और लॉजिक गेट्स तो गाइस इंपॉर्टेंट है ही है। अगर मैं देखूं लास्ट ईयर में लॉजिक गेट्स का शायद क्वेश्चन नहीं आया है, तो इस ईयर लॉजिक गेट्स के आने की प्रोबेबिलिटी है। एंड गेट, और गेट, नॉर गेट, जोर गेट, एक्सनॉर गेट, कन्वर्जन ऑफ गेट बहुत इंपॉर्टेंट। हाउ अ पर्टिकुलर गेट इज कन्वर्टेड इनटू अनदर गेट, क्योंकि जो हमारे NAND और NOR गेट है, दीस आर यूनिवर्सल गेट। NAND गेट से AND कैसे बनाना है, NAND से NOT कैसे बनाना है, NAND से तुम्हारा NOT कैसे बनेगा। सिमिलरली जो भी तुम्हारे यूनिवर्सल गेट है NAND और NOR, इनसे OR गेट्स कैसे बनाए जा सकते हैं। ये वीडियो अगर बुक से क्लियर है ठीक है, अदरवाइज वीडियो से गो थ्रू हो सकते हो। कन्वर्जन ऑफ गेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है कल के एग्जाम के लिए। कन्वर्जन ऑफ गेट्स। Now, so this is all about your semiconductors and logic gates. Now quickly let's jump to your communication. Guys communication में मैं verbally बता देता हूँ। communication में amplitude modulation को अच्छे से डिटेल में कवर अप कर जाना है। amplitude modulation की ब्लॉक डायग्राम, amplitude modulation के जो आपका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, नीड ऑफ मॉड्यूलेशन को बहुत अच्छे से कवर अप कीजिएगा कि मॉड्यूलेशन के बिना में क्या क्या प्रॉब्लम थी, मॉड्यूलेशन क्या प्रॉब्लम रिजॉल्व करता है, कैसे हमें हाइट ऑफ ट्रांसमिटिंग एंटीना इज रिड्यूस्ड, पावर जो हमारी सिग्नल की है वो बढ़ जाती है। जो भी हमारे 3-4 पॉइंट्स है नीड ऑफ मॉड्यूलेशन के, वो आप एक बार अच्छे से कवर करके देखिए। नीड ऑफ मॉड्यूलेशन, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इन डिटेल, ग्राउंड बेस, स्काई बेस,
स्पेस वेव प्रोपेगेशन की एक बार फ्रीक्वेंसी रेंजेस को देख लीजिएगा, और एक डेरिवेशन है हाइट ऑफ ट्रांसमिटिंग एंटीना की, ये आपका अर्थ है, यहाँ पे तुम्हारा हाइट है, ये ट्रांसमिटिंग एंटीना जो ट्रायंगल्स बनते हैं, ये तुम्हारा रेंज, जो हाइट ऑफ ट्रांसमिटिंग एंटीना की आपकी डेरिवेशन है d equal to under root of 2r ht plus under root of 2r hr। ये आप एक बार अच्छे से कवर अप कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कल के एग्जाम के लिए, हाइट ऑफ ट्रांसमिटिंग एंटीना। नाउ द ओनली थिंग that is left is last but not the least optics। ऑप्टिक्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कल के एग्जाम के लिए जो आपको कवर अप करने हैं, ऑप्टिक्स से आप टीआईआर को गाइस अच्छे से कवर अप करके जाइएगा, ओएफसीज को अच्छे से कवर अप करना है। टीआईआर स्टैंड फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, बहुत डिटेल में एक बार देख लीजिएगा। ऑप्टिकल फाइबर्स की वर्किंग कवर अप कर लीजिए। डिस्पर्जन थ्रू अ प्रिज्म, डिस्पर्जन थ्रू अ प्रिज्म एक बार अच्छे से कवर अप कीजिएगा। प्रिज्म फार्मूला mu इक्वल टू sin a प्लस डेल min बाय 2 अपॉन sin a बाय 2, ये डेरिवेशन आप अच्छे से एक बार कवर अप कर लीजिए। आफ्टर दैट कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर टुमारो, कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, ये आप अच्छे से कवर अप कीजिएगा कल के एग्जाम के लिए। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर टुमारोज एग्जाम फ्रॉम द टॉपिक ऑफ रे ऑप्टिक्स। So after covering these topics, total internal reflection, conditions for TIR, optical fibers की working totally based on TIR, ऑप्टिकल फाइबर की वर्किंग के बाद डिस्पर्जन थ्रू अ प्रिज्म, गाइस प्रिज्म के डेरिवेशन को बहुत अच्छे से कवर अप करके जाइएगा। फिर किसी प्रिज्म के थ्रू लाइट कैसे डिस्पर्स होती है, कंडीशन फॉर मिनिमम डिलीशन क्या है, प्रिज्म फार्मूला की डेरिवेशन mu इक्वल टू sin a plus delta min by 2 upon sin a by 2, कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर टुमारोज एग्जाम। ये गाइस आएंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप आएगा। प्लीज आई एम रिपीटिंग ऑन दिस पॉइंट अगेन एंड अगेन, एग्जाम में बैठ के आपको ना सोचना पड़े कंपाउंड माइक्रोस्कोप की पहले प्रिंसिपल लिखना है, डायग्राम बनानी है, पहले से ही माइंड प्रीसेट होना चाहिए कि अगर एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप आता है, फर्स्टली आई शुड राइट कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का प्रिंसिपल क्या है, ऑब्जेक्टिव और आईपीस के कैरेक्टरिस्टिक क्या है, फोकल लेंथ और एपर्चर बड़ा होता है छोटा होता है, वर्किंग फाइनल इमेज कैसे बनती है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपको पहले से क्लियर होना चाहिए सब टॉपिक। दिस इज अ मस्ट विजिट टॉपिक फॉर टुमारो एग्जाम। आफ्टर दैट वेव ऑप्टिक्स में से जो आप क्वेश्चन कवर अप करने वाले हो, वेव ऑप्टिक्स गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है। The questions that are keep on repeating from wave optics is Brewster's law and Malus law. Please guys, I am writing with a big star, Brewster's law and Malus law. Guys, सीबीएसई में मैं जो जितने भी सैंपल पेपर देख चुका हूं, ब्रूस्टर और मैलस लॉ का क्वेश्चन आता ही आता है। ब्रूस्टर लॉ, मैलस लॉ डेफिनेशन प्लीज आप कवर अप करके जाइएगा, इजी टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। ब्रूस्टर और मैलस को अच्छे से कवर अप कीजिएगा। डाइफ्रैक्शन फ्रॉम अ सिंगल स्लिट, ठीक है, एंड आफ्टर दैट इंटरफेरेंस की कंडीशंस। इंटरफेरेंस क्या होती है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कैसे होता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कैसे होता है, कोहेरेंट सोर्सेज क्या होते हैं, कोहेरेंट सोर्सेज कैसे बनते हैं। वेव ऑप्टिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट है। वेव ऑप्टिक्स में कोई भी चीज अच्छे से हम छोड़ने का रिस्क नहीं ले सकते। स्टार्टिंग फ्रॉम द हाइगेंस प्रिंसिपल, वेव फ्रंट क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट, स्फेरिकल वेव फ्रंट, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट। हाइगेंस के दो इंपॉर्टेंट पॉइंट, कोहेरेंट सोर्सेज क्या होते हैं, कोहेरेंट सोर्सेज को कैसे बनाते हैं, दो इंडिविजुअल सोर्सेज कोहेरेंट की तरह बिहेव क्यों नहीं कर सकते, interference की condition, Brewster law, Malus law and diffraction. So these are the important topics from wave optics and ray optics. After by covering this, I have finished individual unit in detail कि particularly हर unit में से क्या कौन सी derivation important है, definition important है, numericals important है और miscellaneous things, dimensional formula और graphs. So guys, after covering this, the point that I am repeating again and again and towards the end of this video I am going to say you कि कल के एग्जाम में, in your tomorrow's exam, अगर आप करंटली अपने प्री बोर्ड में 40 मार्क्स स्कोर किए हैं, 40 से 50 तक पहुंचने की ड्यूटी सिर्फ आपकी है, सिर्फ रिस्पांसिबिलिटी आप पे है।
और वो चीज डिपेंड करती है कि हाउ यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट योर टुमारोज एग्जाम। गाइस प्लीज इस बात को ध्यान से समझिए, किसी भी थ्योरेटिकल एग्जाम में राइटिंग स्किल्स बहुत मैटर करती हैं। प्लीज अपने एग्जाम को स्टार्ट उस पॉइंट से कीजिए जो आप जिस पॉइंट को लेके आप टोटली कॉन्फिडेंट हो, वेदर दैट अ 1 मार्क क्वेश्चन, 4 मार्क क्वेश्चन और 5 मार्क क्वेश्चन, क्योंकि जैसे जैसे आप अपने पेपर को अच्छा अटेम्प्ट करते रहोगे आपका मोरल अप होता रहेगा और आपका पेपर फाइनल एग्जाम अच्छा होगा। बट ऑन द अदर हैंड अगर आप सिर्फ नंबरिंग वाइज स्टार्ट कर रहे हो, स्टार्टिंग से आपको पेपर नहीं आता, आपकी पहली 2-3 शीट्स खाली हैं, 1 घंटे बाद जब आप अपने पेपर को देखोगे आपका मोरल डाउन होगा ही होगा, जब आपके साथ वाले की डबल स्पीड से वो लिख रहा होगा और आप उसको देख के अपना परफॉर्मेंस